नमस्कार शिक्षार्थियों एवं श्रोताओं, मैं प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव, निदेशक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आज आपको संचार के कुछ मूल तत्वों के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, संचार का अर्थ है विचारों एवं भावनाओं का साझा करना। यह किसी के साथ भी हो सकता है, स्वयं के साथ, दो व्यक्तियों के बीच में, एक समूह के साथ, एक बड़े जन समुदाय के साथ। लेकिन संचार कैसा भी इसमें कुछ मूल तत्व अवश्य होंगे। पहला तत्व है संचारकर्ता। संचारकर्ता के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह अगर हम नहीं जान पाए तो हमेशा एक समस्या या संचार के असफल होने का भय हमेशा रहेगा। जैसे कि अगर हम ये मान के चलें कि एक बात आपके सामने आपका पड़ोसी कहता है, उसी बात को आपका प्रिय मित्र कहता है, उसी बात को आपका प्रिय अध्यापक कहता है, उसी बात को एक सम्मानीय सामाजिक नेता कहता है। बात वही है, तथ्य वही है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन व्यक्ति के बदलने के साथ साथ उस संचार का महत्व बदल जाएगा। आपके लिए उस बात का मतलब बदल जाएगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो संचारकर्ता की विश्वसनीयता बेहद अहम होती है, और संचारकर्ता ने जिस भरोसे के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ वह बात कही हो, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। गांधी जी के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। एक दिन एक विशेष समस्या लेकर के उनके पास एक माँ पहुंची अपने बच्चे को लेकर। उसका कहना था कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। उसने गांधी जी से कहा, बापू, मेरे बच्चे को कह दो कि ये गुड़ थोड़ा कम खाया करे। बापू ने बच्चे को देखा, माँ को देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना। माँ आश्चर्यचकित हो गई। इतनी सी बात, बापू 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। लेकिन बापू पे भरोसा था। बापू सबके सम्मानीय थे, बिना कोई जवाब दिए चले गए। 1 हफ्ते बाद फिर आई। उसे लगा बापू कोई विशेष तरीका अपनाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ अलग सा कुछ होगा कि जिससे मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद कर देगा। बापू ने बच्चे को बुलाया, सिर पे हाथ फेरा और बस इतना कहा, बेटा गुड़ थोड़ा कम खाया करो। और इतना सा कह के बापू अपने काम में लग गए। माँ चली गई। आश्चर्यचकित होके इतनी सी बात बापू को कहना था, लेकिन उसको लगा कि बापू हैं, बापू का कहा मंत्र होता है, चलो देखते हैं। धीरे धीरे बच्चे ने गुड़ खाना कम कर दिया। माँ फिर आई बापू के पास धन्यवाद देने के लिए कि बापू आपने कहा, इतना इससे कहा जा रहा था कि गुड़ कम खाओ, गुड़ कम खाओ, ये नहीं कर रहा था। आपके पास आई, आपने कहा, बच्चा मान गया, लेकिन आपने इतना समय क्यों लिया? 1 हफ्ते बाद बापू ने कहा, सच बताऊं, गुड़ मैं भी बहुत खाता था। 1 हफ्ते तक मैंने गुड़ पर स्वयं नियंत्रण रखना सीखा और तब कहा। यही बात संचार में लागू होती है। अगर आप लगातार लोगों से कहें सदा सच बोलें, सदा सच बोलें, कौन सच बोलता है? जब तक कि कहने वाला व्यक्ति स्वयं धर्मात्मा न हो। संचार में संचारकर्ता की विश्वसनीयता, संचारकर्ता का अपने पर भरोसा, आत्मविश्वास, और यह झूठा नहीं, बिल्कुल सच्चा, यह संचार का प्रमुख मूल तत्व है। इस प्रमुख मूल तत्व को नजरअंदाज करके कोई संचारकर्ता सफल नहीं हो सकता। दूसरा तत्व है माध्यम, यानी संचारकर्ता किस माध्यम के जरिए लोगों के साथ संचार करना चाहेगा। वह कोई भी माध्यम हो सकता है, वह सीधे बोल सकता है, वह लिख कर कह सकता है, वह अपनी बात को किसी रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, जैसे मैं आज आपसे सामुदायिक रेडियो के जरिए मुखातिब हो रहा हूँ, इसके जरिए भी बात कही जा सकती है, बात सुनाई जा सकती है, बात बोली जा सकती है। हर माध्यम की अपनी एक खास भूमिका होती है, उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है। खास तौर से यह माध्यम जनसंचार, जो कि संचार का एक विशेष भाग है, उसमें उसका होना अत्यंत अनिवार्य माना गया है। ये माध्यम को समझे बिना, इस माध्यम को जाने बिना हम संचार को सफल नहीं कर सकते। जैसे हर माध्यम
की अपनी एक खास भूमिका होगी, हर माध्यम का अपनी खास विशिष्टता होगी। मिसाल के तौर पे आप सोचें कि एक ही बात आपके पास किताबों में, एक ही बात आपसे रेडियो के जरिए, वही बात आपसे टीवी के जरिए, वही बात आपसे फिल्म के जरिए कही जाए, तो क्या उसका एक ही असर पड़ेगा या अलग अलग असर पड़ेगा? बात करते हैं किताबों की। किताब में अगर वही कहानी मान लीजिए लिखी है, क्या होगा? उस कहानी को पढ़ते पढ़ते कभी आप रुक सकते हैं, आंखें बंद कर कल्पना कर सकते हैं। यानी किताबें ऐसा माध्यम है जो आपको संचार के दौरान स्वयं आत्ममंथन करने का मौका देती हैं, विचार करने का मौका देती हैं। दूसरी तरफ अगर वही कहानी रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, वहां भी आप रुक नहीं सकते, लेकिन आप उस दौरान आपके दिमाग में लगातार नए नए बिंब बन सकते हैं, नई नई छवियां बन सकती हैं, और ये जो छवियां हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग बनेंगी, उनके अनुभव के हिसाब से बनेंगी। वही कहानी अगर कोई व्यक्ति टेलीविजन के जरिए सुनाए या उसे आप दूरदर्शन में देखें, तो आपके पास छवियां आप बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो छवि वहां दिखाई जा रही है उसे ही आपको स्वीकार करना होगा। यानी दूरदर्शन या टेलीविजन आपको यह मौका नहीं देगा कि आप उन छवियों या बिंबों को स्वयं गढ़ सके, स्वयं बना सके। यह जरूर है कि जो एक बिंब देगा वह सब पर लागू होगा। इसी तरह अगर वही कथ्य, वही बात अगर आप सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं, देखने में लगता है दोनों ही दृश्य श्रव्य माध्यम है, दोनों ही ऑडियो विजुअल मीडियम है, एक ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप टेलीविजन देख रहे होते हैं तो आमतौर पर आप परिवार के बीच में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में उसे देख रहे होते हैं, लगातार संवाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, उसी फिल्म को देखते हैं, तो एक अंधकार होता है। मोटे तौर पे आपका और किसी से रिश्ता नहीं बचता, आप और सिनेमा का जो कथ्य है उसके बीच सीधा संवाद होता है। आवाजें गूंजती हैं, पर पर्दे पर जो छवियां होती हैं वह बिगर देन लाइफ साइज, विशालकाय, यानी उसका प्रभाव आपको सम्मोहित करने वाला होता है या कई बार आक्रांत करने वाला होता है। उसका असर कहीं ज्यादा भारी, उसका असर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और उसका असर कहीं ज्यादा दूरगामी होता है। इसी तरह अगर आप न्यू मीडिया के जरिए किसी संदेश को देखें, यानी इंटरनेट के जरिए देखें, तो क्या होता है? वही संदेश है, लेकिन साथ साथ आप उसके साथ स्वयं कुछ उसमें सक्रिय होते हैं। अति सक्रियता आपके अंदर होती है। यानी अगर आपने रेडियो के अंदर कोई बात देखी, सुनी, तो आपके अंदर कोई विचार आया, शायद आप कुछ कार्यक्रमों को छोड़ दें जहां पे आपके पास फोनों की सुविधा होती है, जहां आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन कई कार्यक्रमों में आपके पास यह सुविधा नहीं होती। टेलीविजन में भी ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन न्यू मीडिया में जब आप जाते हैं तो आपके पास तत्काल क्षणों में आप अपनी प्रतिक्रिया वहां देने की सुविधा होती। आप उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग माध्यम अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। कहने का अर्थ यह कतई नहीं कि कोई माध्यम छोटा या बड़ा है। वास्तव में हर माध्यम की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी खासियत है। हर माध्यम कुछ खास कहना चाहता है, हर माध्यम के अंदर कुछ खास प्रभाव होते हैं। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से माध्यम का प्रयोग करना होता है। मिसाल के तौर पे कि आपके पास सोना भी हो और लोहा भी हो, आप क्या करेंगे? तो अगर आपको तलवार ढालनी है तो आपको लोहे का इस्तेमाल करना होगा, और अगर आभूषण गढ़ने हैं तो सोने का इस्तेमाल करना होगा। यही बात माध्यमों पर भी लागू होती है। संचार का तीसरा प्रमुख तत्व है संदेश। संदेश के बिना संचार अधूरा है। यानी अगर संदेश ही न हो तो संचारकर्ता अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा क्या? वास्तव में जब संचार की शुरुआती अवधारणा थी तो केवल 3 प्रमुख तत्व माने जाते थे। पहला संचारकर्ता, दूसरा संदेश, और तीसरा वह लक्षित जनता या वह लक्षित व्यक्ति। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि बिना संदेश के
संचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह संदेश है क्या? क्या संचारकर्ता पहुंचाना चाहता है? किस तरह से वह लिखा गया, किस तरह से वह गढ़ा गया, किस तरह से वह सृजित किया गया, यह संदेश की विशिष्टता है। अगर संदेश पर संचारकर्ता को स्वयं ही भरोसा ना हो तो संदेश कदापि सफल नहीं हो सकता। इसी तरह यदि संदेश ऐसी भाषा में हो जो लक्षित वर्ग यानी जिस व्यक्ति के लिए वो संदेश बनाया गया है वह उसे समझ नहीं पा सकता तो भी संदेश का कोई अर्थ नहीं। तो वास्तव में संदेश की भूमिका जो है वो बाकी माध्यमों पर निर्भर करती है। संदेश को प्रभावित करने वाले और भी कई तत्व हैं। मिसाल के तौर पर जो संदेश है वह पद्य में है या गद्य में है, प्रोज में है या पोएट्री में। आपको याद होगा जितना भी हमारा प्राचीन साहित्य है वह अधिकांशतः पद्य में है। ऐसा क्यों? क्योंकि पद्य में रचित संदेश, काव्य रूप में रचित संदेश याद करने में आसान होता है, लोगों को हृदयंगम करने में उसे आसानी होती है। उसके अंदर एक लय जो होती है वो लोगों को अपने से जोड़ती है। बिना इसके वह एक दूरी बनी रह जाती है जिसके कारण एक संचारकर्ता अपनी बात जब जनता तक पहुंचा सके। दूसरा, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं था। बहुत मुश्किल से ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर संदेश को लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त संदेश में एक और बात भी खास है। यह संदेश अलग अलग माध्यमों के लिए जब लिखा जाता है तो इसकी प्रवृत्ति अलग अलग हो जाती है। अगर आप प्रिंट के लिए संदेश लिखेंगे तो उसकी प्रवृत्ति अलग होगी। आज के दिन प्रिंट की प्रवृत्ति, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बात अखबारों में लिखते हैं तो वाक्य शायद थोड़े लंबे हो सकते हैं। बेहतर तो है छोटे वाक्य हों, लेकिन अगर आंकड़े हैं, वाक्य लंबे हैं, तो अगर पाठक को एक बार में भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पाठक प्रयास करके चाहे तो दोबारा पढ़ सकता है। लेकिन ये बात रेडियो में लागू नहीं होती। रेडियो में अगर भारी भरकम आंकड़े दिए जाएं तो शायद आप श्रोताओं को इन्हें सुनने या समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार में उस आंकड़े को याद नहीं किया जा सकता। दूरदर्शन में, टेलीविजन में जब यह संदेश चलता है तो हमारे पास थोड़ी सहूलियत होती है। एक, बोलने में तो समस्या है, याद करने में दिक्कत है, लेकिन साथ ही साथ विजुअली वह आंकड़ा स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। यही बात टेलीविजन के पर्दे पर भी होती है, लेकिन वहां संदेश कुछ अलग शॉर्ट्स के रूप में अलग होता है। टेलीविजन और बड़े पर्दे के बीच में हम अंतर करें तो, यानी इसको इस तरह से देखें कि टेलीविजन पर जो कथ्य होता है वहां पर क्लोजअप मीडिया के रूप में बात की जाती है, यानी बहुत बड़े लॉन्ग शॉट्स नहीं लिए जा सकते। यहां यह बात समझने की होगी, संदेश का मतलब केवल रिटन कंटेंट नहीं, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, यानी संदेश का अर्थ वह म्यूजिक है, संदेश का अर्थ वह शब्द है। तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, हर जगह संदेश अपनी खास अहमियत रखता है, अपनी खास भूमिका रखता है। तो जैसा मैं कह रहा था, टेलीविजन में आप जहां देखते हैं वह क्लोजअप मीडिया के रूप में बात करता है। हद से हद वो मिड शॉट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पर्दे में देखें तो वो लॉन्ग शॉट्स भी दिखा सकते हैं। दूर तक बड़े पर्दे पे अगर एक दूर गांव का दृश्य दिखाना हो वहां पर दिखाया जा सकता है, लेकिन छोटे पर्दे पर उसका वह प्रभाव नहीं होगा। तो जब भी हम संदेश गढ़ते हैं हमें माध्यम का ध्यान रखना होता है। माध्यम की विशिष्टता के हिसाब से ही संदेश गढ़े जाते हैं। इस तथ्य पर भरोसा किए बिना, इस तथ्य को जाने बिना, इस तथ्य को समझे बिना हम व्यापक जनता के लिए संदेश नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए, अगर एक संदेश ग्रामीण जनता तक पहुंचाना है तो हम किस माध्यम का चयन करेंगे? तो शायद इस संदेश को गढ़ने के लिए, इस संदेश को रचने के लिए हम लोक माध्यमों की भूमिका ज्यादा होती है। वहां पर हम कठपुतली का संदेश, कठपुतली में के जरिए संदेश अपने बात कहने की बात करते हैं, लोकगीतों के जरिए अपनी बात कहते हैं। आपको याद होगा कितने सदियों से एक ही लोकगीत पीढ़ियों तक
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। दूसरी बात, यही संदेश अगर रेडियो के जरिए लिखा जाता है तो भी ग्रामीण जनता तक बहुत तेजी के साथ पहुंचता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब मन की बात को सामने लाने की बात कही तो उनके दिमाग में पहला माध्यम जो आया वो रेडियो ही आया। निश्चित रूप से दूरदर्शन भी इसे प्रसारित करता है, लेकिन वहां छवि के बजाय शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक जनता के बीच अपनी बात पहुंचानी है। दूसरी बात, जब रेडियो के जरिए संदेश कहा जाता है तो उसकी एक खास बात होती है कि वह व्यक्ति कार्य करते करते इस संदेश को सुन सकता है। जैसे हमारे देश में यह कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ फसल बोते बोते गीत गाए जाते हैं, फसल बोते बोते, फसल काटते काटते भी गीत गाए जाते हैं। तो आज अगर कोई संदेश रेडियो के जरिए पहुंचता है तो बिना किसी कार्य में बाधा डाले वह संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। जरूरी नहीं कि रेडियो की लोकप्रियता केवल गांवों तक सीमित है। रेडियो का संदेश आज के दिन एफएम और बाकी माध्यमों के कारण शहरों में भी बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ। कारण बड़े बड़े ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक में व्यक्ति फंसा हुआ है, स्टीयरिंग हाथ में है, कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक संदेश, रेडियो के जरिए जो संदेश है, लगातार उसके कान सक्रिय रहते हैं और वो संदेश को अपने दिल में उतारता रहता है, हृदयंगम करता रहता है। संचार का चौथा तत्व है ग्राही, रिसीवर, यानी संदेश जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए रचा गया। यहाँ एक बात रोचक है, जब अंतःवैयक्तिक संचार होता है तो कहने वाला और सुनने वाला एक ही व्यक्ति होता है। वह स्वयं के लिए संचार रचता है, स्वयं ही कोई बात कहता है, स्वयं ही तर्क रचता है और स्वयं ही उसे काटता है, स्वयं ही अपनी कही बात से कई बार मुग्ध होता है और स्वयं ही कई बार उसे अपनी ही कही बात पर हंसी आ जाती है। इस बात को, इस संचार के अतिरिक्त हर किसी संचार में ग्राही अपने से एक अलग व्यक्ति होता है। मिसाल के तौर पर अंतर्वैयक्तिक संचार में जब आप किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच में संचार, एक व्यक्ति क्या है, संचार करता है, दूसरा व्यक्ति ग्राही है। एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। अब उस रिसीवर को जाने बिना, उस रिसीवर को अच्छे से समझे बिना हम सफल संचार नहीं कर सकते। इसीलिए जाने माने साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यू लेने से पहले अपने उस व्यक्ति के बारे में जिसका साक्षात्कार लेना है व्यापक जानकारी ग्रहण करते हैं। उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या सुनना चाहता है, उसकी संप्रेषण क्षमता क्या है, कैसी है, वो कितनी लंबी बात कहता है, कितना आर्गुमेंटेटिव है, कितना तर्क प्रधान है या कितना भावना प्रधान है। इन सारे मसलों के आधार पर ही सफल संचार हो सकता है। यानी अगर हमने रिसीवर को नहीं समझा तो सही संचार नहीं हो सकता। वास्तव में देखा जाए तो एक जाने माने संचारकर्ता सुधीश पचौरी जी ने एक बार कहा, वेद का एक मंत्र उद्धृत किया और कहा कि जिस तरह वेद में लिखा गया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि इस मंत्र की आहुति किस देवता को दी जाए। यह प्रश्न भक्त के सामने आया, उसका उसने निदान निकाल लिया, यह अलग प्रश्न। लेकिन जब संचारकर्ता के सामने आता है तो वहां पर संचार का भगवान कौन हो, तो वहां यह तय पाया गया कि यह ग्राही, यह रिसीवर, वह व्यक्ति जिसके लिए पूरी संचार प्रक्रिया है, वही संचार का भगवान है, वही संचार का देवता है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम बात कह रहे हैं, अगर उस पर ही असर नहीं पड़ा, वही नहीं बदला, उसमें ही वांछित परिवर्तन नहीं आए, तो संपूर्ण संचार की प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। यानी अच्छा संचार तभी होगा जब रिसीवर यानी आप संतुष्ट हों। आप यदि एक बार में नहीं संतुष्ट होंगे तो अगली बार प्रयास किया जाएगा, विभिन्न प्रकार से प्रयास किया जाएगा, कई माध्यमों से प्रयास किया जाएगा, लेकिन संचार का जो देव है, संचार का जो आराध्य है, वह आप यानी वह लक्षित जनता है। कम्युनिटी रेडियो में यानी वह समुदाय, सामुदायिक रेडियो है लेकिन समुदाय पहले है। यहां पर यह ध्यान देना होगा। इसीलिए कई बार रिसीवर को ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान में रखते हुए संचारकर्ता तय किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं
कि कोई संचारकर्ता अच्छा या बुरा होगा, लेकिन किस व्यक्ति की बात से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। कई बार जैसे गांव में एक नई फसल लगानी है, नई फसल, नया बीज लागू करना है। एक वैज्ञानिक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत उसके पास ज्ञान है, लेकिन सीधे गांव में अगर वो नया बीज लेकर आता है तो उसकी बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन अगर वह बीज उसी गांव का एक जाना माना किसान, एक सफल किसान उस बीज को रोपता है और वो कहता है शेष ग्रामीणों से कि यह बीज बेहतर है, उस गांव का अध्यापक कह देता है कि यह बीज बेहतर है, तो गांव वाले उसे मान लेते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि रिसीवर उन लोगों पर भरोसा कर रहा है जिनके बारे में उसे पता है कि यह व्यक्ति हमारी परिस्थितियों को ज्यादा बेहतरी से जानता है। इसीलिए रिसीवर को ध्यान में रखते हुए ही संचारकर्ता तय किए जाते हैं। इसीलिए कई बार कोई जाना माना सितारा आपके बीच में अपनी बात कहता है, कई बार कोई एक अकादमिक व्यक्ति, एक टीचर, एक प्रोफेसर, वह अपनी बात कहता है, कई बार कोई एक धार्मिक नेता अपनी बात कहता है, कई बार कोई राजनेता अपनी बात कहता है। जरूरत के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप किसकी बात पर भरोसा कर सकते हैं, उस आधार पर ही संचारकर्ता तय किया जाता है। यानी रिसीवर के पास वह ताकत है, ग्राही के पास वह ताकत है कि उसके आधार पर ही संचार की प्रक्रिया निर्धारित होती है। इसी तरह से संदेश का निर्धारण भी आप ही के आधार पर होगा। अगर आप अपनी बात कार्टून्स के जरिए सुनना चाहते हैं तो वो किसी जगह पर कार्टून फिल्म चल रही होगी, लेकिन अगर आप यही बात भागवत पुराण के जरिए समझना चाहें, क्योंकि दोष हो सकता है कि वह कार्टून रिसीवर बच्चे हैं, तो बच्चे कार्टून फिल्मों के जरिए पौराणिक कथाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन वही संदेश अगर एक प्रौढ़ व्यक्ति है तो वह संदेश वह भागवत में कथा के साथ माध्यम से सुनना पसंद करेगा। महिलाएं हो सकता है उन कथाओं के बीच में अगर कुछ गीत हैं तो वो ज्यादा पसंद करे। यह भी कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिस्थितियों में यह स्थितियां बदलती रह सकती हैं। इसका भी हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से मैंने जैसे पहले भी कहा, चैनल का चयन, माध्यम का चयन भी रिसीवर के अनुरूप होगा। वह जैसा चैनल चाहेगा। अगर संचार प्रक्रिया सफल रखनी है तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि किस समय आपको कौन सा चैनल पसंद आएगा। हो सकता है कई बार एक ही चैनल की बात नहीं। जब मीडिया प्लानिंग की जाती है तो कई बार एक ही संदेश अलग अलग चैनलों से आपकी जरूरत के हिसाब से, कि वही संदेश आप देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स पर लिखा होता है, वही संदेश रेडियो में गूंजता है, वही संदेश आप टेलीविजन के जरिए सुनते हैं और वही संदेश वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। आपकी अगर 10 जरूरतें हैं, आप 10 जरूरतों के जरिए, 10 माध्यमों के जरिए अगर आप तक संदेश पहुंचना आवश्यक है तो वह 10 माध्यम चुने जाएंगे, क्योंकि संदेश की प्रक्रिया में जो आराध्य है, जो प्रमुख है, वो आप हैं। संचार का आखिरी प्रमुख तत्व है फीडबैक यानी फीड माने खिलाना, बैक माने वापस। यानी अभी तक संचारकर्ता भूमिका क्या अदा कर रहा था। मोटे तौर पे संदेश को अगर मान लिया जाए कि ये भोज्य पदार्थ है, कोई खाने की चीज है, तो वह यह संदेश आपको उस रिसीवर तक प्रस्तुत कर रहा था। फीडबैक माने कि आप वापस अपनी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के पास पहुंचाएं जिसने आपको संदेश दिया, क्योंकि इसके बिना वह यह नहीं जान पाएगा कि संदेश आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। याद कीजिए कालिदास और विद्युत्तमा का उदाहरण। कालिदास ने एक बहुत ज्ञानवान विदुषी राजकुमारी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा है। कालिदास उस समय महामूर्ख थे। विद्युत्तमा ने एक उंगली उठाई, एक उंगली यानी उसका संदेश था एक ब्रह्म एक है। कालिदास ने उसका अर्थ लिया, एक उंगली का अर्थ क्या, या मेरी एक आंख फोड़ देगी। उन्होंने 2 उंगली उठाई कि मैं अगर
तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ये यानी कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है और व्याख्या तीसरी हो रही है। इस आधार का जो संदेश है, संचार है, वो पूर्णतः असफल होगा। जो कहा जाए क्या उसका अर्थ वह पहुंचा या नहीं पहुंचा यह नहीं जाना गया तो पूरी संचार प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। इसको संचार की भाषा में कहा जाता है इनकोडिंग और डिकोडिंग। जिस तरह से संचारकर्ता ने अपने ज्ञान को, अपनी कही हुई बात को इनकोड किया है, क्या वह उसी रूप में डिकोड हुआ कि नहीं? तो यह इनकोडिंग से इतर अगर डिकोडिंग हो गई तो पूरी संचार प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए यह बहुत अनिवार्य है कि एक अखबार पढ़ने वाला पाठक अपने संपादक को पत्र लिखे। रेडियो के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें वापस भेजें, क्योंकि हो सकता है हमारा ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आपकी जरूरत के हिसाब से उसे ढाला नहीं जा सका। हो सकता है जो संचार करता है उसके पास उस बात को कहने का ही एक से अधिक तरीका हो, लेकिन आपने जब तक अपनी समस्याएं उस तक पहुंचाई नहीं, बताया नहीं कि मैं जानना क्या चाहता था, तब तक वो बात पहुंचेगी नहीं। न जानना या समझ न आना वास्तव में यह रिसीवर का दोष नहीं, आपका दोष नहीं, यह संचारकर्ता का दोष है। उसे अपनी बात को पुनः प्रस्तुत करने का एक नया तरीका लेकर आना होगा, तभी संचार सफल हो पाएगा। यह संचार जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देते तब तक संचार अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसी तरह से रेडियो के बारे में जैसे मैंने कहा, इसी तरह से टेलीविजन के बारे में आपकी प्रतिक्रिया अनिवार्य है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा लगातार शोध किए जाते हैं, यहाँ तक कि सीरियल और जो धारावाहिक आप देखते हैं, कई धारावाहिकों में तो पूरी कथा लिखी ही नहीं जाती, पटकथा रची ही नहीं जाती। दर्शक जो चाहते हैं उस पात्र को विस्तारित कर दिया जाता है, दर्शक जो चाहते हैं उसी आधार पर कहानी मोड़ दी जाती है, दर्शक जो चाहते हैं उसी आधार पर चीजें चलती हैं, और अगर दर्शक नहीं चाहते हैं तो कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, आप अपनी चीजों को जानें। बिना आपके कोई भी संचार प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। वास्तव में असली संचार तो वह है कि जहां पर पूरी संचार प्रक्रिया चक्रीय हो जाए। चक्रीय अर्थात कि एक मोड़ पर तो हो सकता है मैं कुछ कह रहा हूं, संचारकर्ता कुछ कह रहा है, लेकिन अगले मोड़ पर, उसके अगले पड़ाव पर आप ही अपनी बात कह रहे हो, आपकी बात उस माध्यम में गूंज रही हो। जैसा कि सामुदायिक रेडियो की अवधारणा है, जितना ज्यादा आप कहेंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी बात कहेंगे, उतनी ज्यादा संचार की प्रक्रिया सफल होगी। यानी कहने वाला जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाए, रिसीवर सेंडर बन जाए, यानी संचारकर्ता ग्राही की भूमिका में आ जाए, ग्राही संचारकर्ता की भूमिका में आ जाए। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया को सफल बना देती है। यह जानना बेहद जरूरी है। विभिन्न संचार विशेषज्ञों ने संचार के माध्यमों को, संचार के विभिन्न तत्व बताए हैं, आम राय नहीं है, लेकिन संचार का एक कुछ और महत्वपूर्ण तत्व है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इन 5 तत्वों के अलावा, यानी संचारकर्ता, संदेश, माध्यम, ग्राही और फीडबैक, इन 5 तत्वों के अलावा भी कुछ और तत्व हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। इनमें से एक प्रमुख तत्व है शोर, यानी नॉइस। नॉइस का अर्थ यह नहीं आवाज के रूप में उसे समझते हैं। प्रिंट मीडिया में भी नॉइस हो सकती है। कहने को रोचक लग रही है यह तथ्य अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। शोर का अर्थ वह तत्व जो संदेश को उसके वांछित रूप में, उसके मन चाहे रूप में ग्राही तक पहुंचने न दे। यानी जो बात आप कहना चाहते थे, जो बात आप लिख कर देना चाहते थे, अगर वो किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाई उस मनचाहे रूप में, तो वह कारण शोर कहलाएगा, नॉइस कहलाएगा। यानी आपने अगर एक फोटो खींची और फोटो ब्लर हो गई, धुंधली हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति ठीक था, आपने फोटो ठीक खींची, लेकिन किसी तकनीकी बाधा के कारण फोटो खराब हो गई, तो क्या कहलाएगा?
यह शोर कहलाएगा, यह नॉइस कहलाएगा संचार की भाषा में। आम भाषा में आप भले न इसे कहें। इसी तरह से अगर रेडियो में कोई संदेश आप तक कहा जा रहा है और उसमें किसी तकनीकी समस्या के कारण या मौसम के कारण एक घड़घड़ाहट सी आती है, आवाज आप ठीक से नहीं सुन पा रहे, तो यह भी तकनीकी भाषा में शोर कहलाएगा, नॉइस कहलाएगा। टेलीविजन में आप देखें, चीजें एकदम से ब्लर नजर आएंगी, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आज ये समस्याएं काफी हद तक दूर हो चुकी हैं, उन पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हमेशा रहेगा। परिस्थितियां मौसम की वजह से या किसी भी वजह से थोड़ी बदल जाती हैं, तो उस वक्त यह कारण शोर कहलाएगा। इसी तरह न्यू मीडिया में आप देख रहे हैं, चीजें आपके पास लगातार आपको सिग्नल नहीं मिल रहा, संदेश ठीक से नहीं आ रहा, आवाज आप मोबाइल से ठीक सुन नहीं पा रहे, ये सारी चीजें नॉइस कहलाएंगी। नॉइस में एक और रोचक बात है, नॉइस जरूरी नहीं कि तकनीकी ही हो, नॉइस कहीं भी हो सकती है, या कहने वाले के मन में भी हो सकती है कि वह डिस्टर्ब्ड है, वह जो कहना चाह रहा है उसके पास कथ्य है, उसके पास संदेश तैयार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वह बात वांछित रूप से आप तक पहुंचा नहीं पा रहा। इसी तरह से मान लीजिए मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं और आप किसी समस्यावश उस बात को सुन नहीं पा रहे, आपके मन में कुछ और चल रहा था, कोई और समस्या चल रही थी, कोई और चर्चा चल रही थी, दिमाग के अंदर कोई पुरानी बात याद आ रही थी, कहीं जाने का ख्याल आ रहा था, वह सब शोर कहलाएगा, वह सब नॉइस के नाम से तकनीकी भाषा में जाना जाएगा। और इस नॉइस को कम करना, इस संचार प्रक्रिया, इस नॉइस को खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना संचार प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने संदेश को कायदे से गढ़ें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस नॉइस को खत्म करें। तकनीकी जो बाधा है वो दूर की जा सकती है, लेकिन उससे भी अहम है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को जिस समय कोई संदेश सुनना चाह रहे हैं, और खासकर अगर वह संदेश हमारे करियर से जुड़ा है, हमारे ज्ञान से जुड़ा है, तो उस समय हम थोड़े एकाग्रचित्त हों, बाकी चीजें टाल दें, पहले से चीजों की थोड़ी सी प्लानिंग करें कि यह समय इस चीज के लिए आरक्षित है, इस चीज के लिए तयशुदा है। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हमें बाकी समस्याएं नहीं आएंगी और उस समय हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे उस संदेश पर। तो यह जो चुनौती है, यह संचारकर्ता के लिए भी है, यह ग्राही के लिए भी है, या मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हम अपने मन को जिस समय संदेश प्रसारित कर रहे हों उस समय एकाग्रचित्त रखें, अपना ध्यान संदेश पर रखें और किसी और बाधा को और किसी अन्य विचार को अपने मन पर प्रभावी न होने दें। थोड़ी रुचि लें, जहां रुचि आई, जहां यह इंटरेस्ट जगा, वहीं संचार प्रक्रिया सफल होने लगेगी। शिक्षार्थियों, आज का विषय था संचार के मूल तत्व। आशा है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूंगा। यदि नहीं तो कृपया जरूर प्रतिक्रियाएं भेजें। कहाँ समझ में चीजें आ रही हैं, कहाँ समस्याएं हैं, इन बातों को बिना जाने शायद हम अपने अगले संदेश को, अगले मैसेज को, अगली बात को, अगली परिचर्चा को उतना सफल नहीं बना पाएंगे। तो पुनः इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।